हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 चांदी का जूता। तो खुश फटाफट से बताएंगे बेटा कल हमने क्या पढ़ा चांदी का जूता में। खुश। मैम हेलो मैम। यस बेटा। मैम can you यस बेटा। repeat ma'am can you repeat in the short what we have learned yesterday ma'am, because there is some network issue on ओके my side, so your ओके voice ओके। is नो cutting. नो। अरे नो प्रॉब्लम बेटा। ये कहानी शुरू होती है लेखक मैम के मैं अपने किसी ये कहानी शुरू होती है कि लेखक के अपने किसी मित्र के घर जाने के बाद ना। तिलक आप क्या बोलना चाहते हैं? चलो आप बोल लीजिए पहले। तिलक आप बोल लो। मैम वो शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, आपने बोला नहीं। हाँ बोलो। मैम ये कहानी शुरू होती है, एक मित्र था ना, अपने मित्र के घर पे उसके बेटे की मैम वो वर्षगांठ थी, और तब वो दोनों वहाँ पे मिले थे। और जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को गले लगाया और कहा कि नहीं नहीं तिलक आप थोड़ा सा गलत हो यहाँ पे। लेखक ने यहाँ पर अपने दोस्त एक वकील दोस्त था उसका शिवराम, उसके घर जाता है ना। इनवाइट नहीं किया गया था वो, लेकिन वो वहां पे जाता है। तो उसी दिन उसके फ्रेंड के बेटे की वर्षगांठ होती है, बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी वहां पे। तो उसमें जो मेहमान बुलाए गए थे उन्हीं मेहमानों में उसका एक चिर परिचित पुराना दोस्त जिसका नाम था वेंकटेश्वर राव वो उसे दिखाई देता है। जैसे वो उसे देखता है तो उसे बहुत अधिक खुशी होती है और उसका दोस्त भी खुश होकर उसे उछल कर गले मिलता है, मतलब बहुत अच्छे से गले मिलता है। और अगले दिन उसे अपने घर में आने का निमंत्रण देता है कि तुम अब मेरे घर पे आना। अगले दिन लेखक चले गए उसके घर पर। तो उसके घर पर एक डॉग, उन्होंने जो डॉग पाला होता है वो डॉग भी उसके साथ ऐसे मिलता है या उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे वो जानता हो कि आने वाला जो है, जो मेहमान आया हुआ है वो उसके मालिक का गहरा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। जैसे उसे इस बात का पहले से ही पता हो। अंदर गया तो वेंकटेश्वर राव नहाने के बाद सीधे ड्राइंग रूम में आते हैं। वहां पे फैन चला के उसके हाथ में अखबार पकड़ाकर वो वापस अपने लिविंग रूम में उसमें बेडरूम में चले जाते हैं चेंज करने के लिए ना। तो उतने में क्या देखता है लेखक वहां पे, क्या उसे अलग सा लगता है या क्या बड़ा सुंदर सा लगता है? सूरज, लेखक को बैठे बैठे वहां पे क्या पसंद आ रहा था? यस, लेखक को क्या पसंद आ रहा था यहाँ पे वो बैठा था? मैम लेखक को बैठे बैठे उसका घर पसंद आ रहा था, वेंकटेश्वर राव का। मैं क्योंकि जब वो हॉस्टल में साथ रहते थे तो है ना, वेंकटेश्वर राव कुछ अच्छे से रखता नहीं था, सब इधर उधर फैला के रखता। पर उसने देखा कि अब वो अभी जब लेखक उस ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये किसी फिल्म का सेट है। इतने बढ़िया तरीके से सजाया गया था जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। उतने में वो अपनी बीवी की और उस लेखक की अपने मित्र की बीवी की आपस में तुलना करने लगा। देखो इसके मेरे दोस्त की जो बीवी है कितनी बढ़िया तरीके से घर को सजाती है, कितने बढ़िया तरीके से सजाती है। और ये वही मेरा दोस्त है जो हॉस्टल के दिनों में अपनी कोई भी चीज जो था वो सही जगह पर नहीं रखता था, तरीके से नहीं रखता, सब कुछ अस्त व्यस्त फैला फैला उसके कमरे में रहा करता था। मैं कई बार उसे समझा चुका कि हाँ तुम्हें चीजें ढंग से रखनी चाहिए, बराबर व्यवस्थित रूप में रखनी चाहिए, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं मानी। और अंत में हार कर मैंने उसे यही कहा था कि अब तो तुझे तेरी बीवी ही सुधार सकती है, और यही सब कुछ वो सोच रहा था। उतने में उसे याद आया कि ये सब कुछ वेंकटेश्वर राव का कमाल तो नहीं हो सकता, अवश्य ही उसकी बीवी ने इतने बढ़िया तरीके से घर को रखा हुआ है। तो उतने में उसके सामने उसके वेंकटेश्वर राव की पत्नी सामने खड़ी होती है और उसे नमस्कार भाई साहब कहते हुए आगे उनसे शिकायत करती है कि आप तो बड़े दिनों के बाद यहाँ पे आए, हमारे बड़े बेटे की शादी भी हो गई, आप उसमें भी नहीं आए। तो उसने उत्तर क्या, लेखक ने क्या उत्तर दिया? लेखक क्या उत्तर देता है वहां पे उसे?
मैम लेखक उत्तर देता है कि मुझे निमंत्रण पत्र नहीं मिला। यस, मुझे निमंत्रण पत्र तो आपने भेजा नहीं और उल्टा मुझे बोल रहे कि मैं आपके बेटे की शादी में नहीं आया। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती किसी की और दोषारोपण किसी और के ऊपर, है ना। तो यही सब बातें वहां पर हो रही थी। तो उसके बाद आज पढ़ेंगे पेज नंबर 93। कौन रीड कर रहा है? आप क्या कह रहे हैं? मैम वेयर आई हैव टू रीड, मैम मे आई रीड? ये पेज नंबर 93 पे, है ना। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बाद 2 लाइनें हमने पढ़ ली थी, 3rd लाइन जो है वहां से स्टार्ट कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पहली किस्त में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब न मैं आता। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता। तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तशत्रियों में मिठाइयाँ सजा रही थी। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया। यह सीमा मेरी पुत्रवधू, जानते हो, इसने MA प्रथम श्रेणी में किया है। विश्वविद्यालय भर में यह प्रथम आई है। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपने पुत्रवधू से कहा, बेटी, चाचा को जरा वह पदक तो दिखलाओ। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद न था। ओके, खुश। यस, तो अभी उस रमा को बड़ा अचंभा हुआ। उसको जब लेखक ने कहा कि आपने तो मुझे कार्ड भेजा नहीं, तो मैं आपके पास कैसे आता। तो रमा क्या कहती है, आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पहली किस्त में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। आप ये कैसे क्या कह रहे हैं? हमने तो जब हमने कार्ड पोस्ट किए थे तो सबसे पहले ही आपको कार्ड पोस्ट कर दिया था। पहली किस्त मतलब सबसे पहले ही आपका जो कार्ड जो था आपको पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब ना मैं आता। हो सकता है आपने भेजा हो, आपने पोस्ट किया हो, लेकिन मुझे अगर कार्ड मिलता तभी तो मैं आता ना। ऐसे कैसे आता? सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। अब लेखक ने उसके सामने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ। अगर मेरे नाम कोई निमंत्रण पत्र आता तो मैं जरूर आता, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया। मैंने तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। अपनी तरफ से उसने अपनी साइड क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश की, ताकि उसको दोषी ना बनना पड़े वहां पे। सच में ऐसा हुआ था। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता। तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। शायद रमा जी इतनी अपनी बातों में अड़ी हुई थी, इतनी जिद पे अड़ी हुई थी कि शायद वो ये बनवा ही लेती कि हाँ मतलब मैं नहीं आ पाया या मेरी गलती है, मैं जानबूझ के नहीं आया, जो भी उसको मानना पड़ता। लेकिन उसके बाद तभी वेंकटेश्वर राव ने वहां पर एंट्री ले ली। वहां पे वो प्रवेश कर गया, वहां पे आ गया। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। जब वेंकटेश्वर राव अंदर आए तो रमा अब नाश्ते का प्रबंध करने के लिए अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा और थोड़ी देर में अंदर से आवाज भी आ गई। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाई सजा रही थी और रसोई घर, जहाँ पे वो किचन थी उनकी, रसोई घर में बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी गुड़िया जैसी कन्या जो थी, तस्त्रियों, पता है आपको तस्त्रियां क्या होती हैं? तस्त्रियां
पता है बेटा? हेलो, नो। तश्तरी पता है आपको? प्लेट को कहा जाता है तश्तरी। ओके, पता चला आज नया वर्ड, प्लेट को तश्तरी कहा जाता है। ओके, तो वहां पे जो सुंदर कन्या है वो अब प्लेट में मिठाइयां सजा रही थी अच्छे से, मतलब उनको खिलाने के लिए। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय करवाया। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि मेरी बहू है, यह सीमा मेरी पुत्र वधू, जानते हो इसने एमए प्रथम श्रेणी में किया है। उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि यह सीमा है मेरी पुत्र वधू, मेरी बहू है, और इसने एमए की डिग्री जो है वो पूरी प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया है। फर्स्ट डिवीजन में पास करके इसने एमए किया हुआ है। विश्वविद्यालय भर में यह प्रथम आई और पूरी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट आई हुई है, प्रथम आई हुई है। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ और इसे इसके लिए गोल्ड मेडल भी मिला है। फिर राव ने अपनी पुत्र वधू से कहा, अपनी बहू से कहा, बेटी चाचा को जरा वह पदक तो दिखलाओ। अरे जाओ बेटी, जरा अपने चाचा को वो गोल्ड मेडल तो लेके दिखलाओ। नेक्स्ट, कौन रीड करेगा? यस बेटा, यू कैन। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद न था। वह सर झुकाए चाय के प्याली मजे से लगा रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। भैया, हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। अपनी सीमा पर हमें गर्व है। यह तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है। कहती है कि मैं डिलीट भी करूंगी। मुझे डर है कि रात दिन जागते हुए बहू की तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी बात सुनती नहीं। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है, साथ ही कॉलेज में भी पढ़ती है। भाभी, ओके बेटा, सब कोई। ओके सूरज, उनकी पुत्र वधू का क्या नाम था? क्या नाम था उनकी पुत्र वधू का? सीमा। और पत्नी का? और पत्नी का? रमा। यस। तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू के बारे में आगे बताना शुरू किया। जब तो सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद ना था, उसे वो गोल्ड मेडल वगैरह ये दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। वो सिर्फ नीचे अपनी गर्दन झुकाए हुए चाय जो है वो प्यालियों में डाल रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया, उठाया और लेकर के हाथ में दे दिया। थमा दिया मतलब दे दिया। भैया, हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। तो बड़ी ही शान से बता रही है अब उसकी पत्नी रमा, बता रही अब ये, भैया हमारी बिरादरी में, हमारे खानदान में तो आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। अपनी सीमा पर हमें बड़ा गर्व है, बड़ा अभिमान है। यह तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है और कहती है मैं डिलीट भी करूंगी। आगे से आगे पढ़ना चाहती है ना, मतलब हाई एजुकेशन प्राप्त करना चाहती है, हाई से हायर। मुझे डर है कि रात दिन जागने पर बहू की तबीयत कहीं बिगड़ ना जाए, और मुझे इस बात का डर है कि रात दिन जागते रहने से बहू की तबीयत कहीं खराब ना जाए, उसका स्वास्थ्य कहीं बिगड़ ना जाए। मैं लाख समझाती हूँ, मैंने कई बार उसे समझाया है कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी बात सुनती ही नहीं। रसोई बनाती है, फिर खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है और साथ ही साथ कॉलेज में पढ़ाती भी है। यस, कौन रीड करेगा? धर्म, धर्म, धर्म बेटा आप रीड कीजिए। धर्म, हेलो,
Dharam, is there any problem? Yes, read करो बेटा। यस मैम। भाभी तब कोई रसोई क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली रसोइया क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाले बहू से काम लेना तो ठीक नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का खाना भी अच्छा लगता है। काम भी क्या है, 4 जने हैं, आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है। रमा झूठ बोलने की भी हद होती है। यह पढ़ाई थोड़ी ही है यार। असली बात यह है कि रमा रसोई के पीछे खर्च करना बेकार मानती है। मैंने 1-2 नौकर रखने भी पर कोई ना कोई बहाना बनाकर इसने भगा दिया। वेंकटेश्वर राव ने कहा, तुम सारा दोष मुझ पर क्यों मदते हो? तुम्ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, इसलिए मैं हटा दिया, वरना मेरा क्यों जाता? कमाने वाले तुम हो और खर्च वाले भी तुम ही हो, और आराम से बैठ जाती हो। मुझे क्या पड़ी है? हाथ जलाने की रमा खींच उठी। ओके बेटा, ओके। तो भाभी तब कोई रसोइया क्यों नहीं रख लेती? रसोइया यानी रसोइया किसको बोला जाएगा? मैम जो खाना या ऐसा बनाता हो। कुक, यस, कुक है ना। तो तुम कोई रसोइया क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली बहू से काम लेना कोई ठीक बात थोड़ी ना। एक तो बहू बाहर कमाने भी जाए, ऊपर से घर का भी काम करना पड़े, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लोग भी क्या सोचेंगे? मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। अब वो रमा क्या आंसर देती है उस बात का? मैं भी यही सोचती हूँ कि हाँ, वो बाहर भी कमाने जाती है, फिर घर भी आके कमाए, बट मैं कर भी कह सकती हूँ, मुझे तो बस अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। और काम भी क्या है, 4 जने हैं, 4 जने मतलब 4 ही तो मेंबर है, हम लोग 4 ही लोग हैं। आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए, हमारा भी तो टाइम पास होना चाहिए। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है, और काम करते रहने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, कभी बिगड़ता नहीं। रमा झूठ बोलने की भी हद होती है। उसे अब उसका पति बीच में बोल पड़ा कि रमा क्यों झूठ बोल रही हो? और झूठ बोलने की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। ये पराये थोड़े ही है, और जो तुम्हें ऐसे उनसे बना के बातें बता रही हो। अब वो असली बात अब वेंकटेश्वर आप बताता है, बोलता है यार असली बात तो यह है कि रमा रसोई के पीछे खर्च करना बेकार मानती है। असली बात तो यह है कि रमा रसोइये के ऊपर खर्च करना, यानी रसोइये को नौकरी पे रखना और उसको तनख्वाह देना, इस सब को वो बेकार का फालतू का खर्च मानती है। मैंने 1-2 नौकर मैंने रखे भी थे 1-2 नौकर, पर कोई ना कोई बहाना बनाकर इसने उन्हें भगा दिया, उन्हें टिकने ही नहीं दिया। वेंकटेश्वर राव ने कहा, तुम सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ते हो? मरना यानी लगाना। तुम सारा दोष मुझे ही क्यों दे देते हो? तुम्ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, और एक दिन की बात है जब तुमने
उस नौकर को किसी काम का नहीं बताया कि वो बेकार है, निठल्ला है, तो तुम्ही ने तो किया था ये, इसलिए मैंने हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है, वरना मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या तकलीफ है किसी नौकर को रखने से। कमाने वाले तुम हो और खर्चने वाले भी तुम ही हो, मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे क्या जरूरत है फिर हाथ जलाने की, मतलब खुद से रोटियां सेकने की। रमा खींच उठी, अब रमा को इस बात के ऊपर खींच चढ़ रही थी, वो इरिटेट हो रही थी इन सब चीजों के ऊपर। जब उसकी पोलती ये पोल खुलने जा रही, जब उसके राज खुलने जा रहे थे, वो भी मतलब किसी और के सामने में, तीसरे व्यक्ति के सामने ना। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट रुद्र, नाम लूंगी तभी बोलेंगे आप लोग। रुद्र यस मैम। रीड कीजिए। अगर वह खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 2 लाइनें बाकी हैं, 2 लाइनें बाकी हैं ऊपर, ध्यान का है बेटा। मैंने बीच बचाव के ख्याल में समझाया, आपने अपना काम खुद करने में बुरा क्या है। भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब वह स्वयं खाना बनाने को तैयार है तो तुम रोकने की क्यों सोचते हो। अगर वह खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती हो, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। जब वह 600 रुपए मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपए रसोई के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है। अगर अशिक्षित बहू घर आती तो क्या होता। मेरे भाई के घर की हालत जानते हो, वे 50,000 रुपए दहेज लेकर मौत्रिक पास बहू को घर लाया। वह रानी की तरह बैठ रहती है, परोसने की तक का काम नहीं कर सकती है। कोई उसे छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है, मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपए नहीं दिए कि मैं आपके घर बेगारी करूं। वे रुपये बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं, बेचारी अपना एक भी मिनट आराम करने नहीं बिताती। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रह नहीं गया। वह तनकर बोली, मैं ही चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ ना। मैं बाप दादा जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ थे, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। ओके बेटा, अब मैंने बीच बचाव के ख्याल से समझाया। लेखक को लगा कि मामला थोड़ा और गर्म होने जा रहा है, मामला जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपना काम खुद करने में बुरा क्या है, उन्होंने बीच में बोले कि हाँ कोई बात नहीं, अपना काम खुद करने में बुराई भी क्या है, भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा, इसमें बुराई ही क्या है। जब वे स्वयं खाना बनाने को तैयार हैं तो तुम रोकने की क्यों सोचते, तुम्हें क्या पड़ी उनको रोकने की, जब वो खुद से खाना बना रही है और तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है, तो क्यों रोकते हो भाभी को। तो अब वेंकटेश्वर राव का उत्तर क्या है, अगर वो खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो खाना खुद बना ले तो मुझे किसी बात की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी बात की कोई खेद नहीं है, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है। लेकिन वो तो बेचारी बहू से सारा दिन भर काम लेती रहती है, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, उसे पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जब वह 600 रुपया मासिक कमा लेती, जब उसकी मतलब इतनी कमाई है, वो 600 रुपया मासिक कमा के लाती है, और उसमें से यदि हम 100 रुपए रसोई के पीछे खर्च कर दें तो उसमें बुराई ही क्या है, हर्ज क्या है, मतलब बुराई ही क्या है, उसमें दिक्कत ही क्या है। अगर अशिक्षित बहू घर आती तो क्या होता, अगर मान लो कोई अनपढ़ गवार घर पे आ जाती तो क्या होता। अब मेरे भाई के घर की हालत तो जानते हो, मेरे भाई के घर की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, वो तो तुम जानते हो। वे 50,000 रुपए लेकर, दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए। उन्होंने बेटे की शादी में जब बहू को लेके आए थे तो पूरे 50,000 रुपए दहेज लेके आए थे।
वह रानी की तरह बैठी रहती, पूरा दिन पूरे मतलब आराम से बैठी रहती है, परोसने तक का काम नहीं करती, वो किसी को खाना तक सर्व करने का काम नहीं करती। परोसना यानी सर्व करना। कोई ऐसे छोटा मोटा काम बता दे, अगर उसको कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कहा भी जाए तो कह देती है कि मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपए नहीं दिए, कि मेरे पिताजी ने इसलिए आपको 50,000 रुपया दहेज में नहीं दिया कि मैं आपके घर की बेगारी करूं, कि मैं तुम्हारे घर के काम करूं, तुम्हारे घर की नौकर बनूं। वे रुपए बैंक में जमा कर दो, जो मेरे पिता ने पैसे तुम्हें दिए हैं वो 50,000 रुपए लेकर बैंक में जमा कर दो, और उससे जो ब्याज मिले, उससे जो इंटरेस्ट मिले, उसके ऊपर तुम नौकर रख लो। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं है, मेरी बहू तो कभी ऐसा नहीं बोलती है। बेचारी अपना एक भी मिनट आराम करने में नहीं बिताती, बेचारी एक भी मिनट जो है वो आराम नहीं करती। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली, हमारा भाग्य है, हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी बहू मिली है जिसकी वजह से हम इतना सुख भोग रहे हैं। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रहा नहीं गया। अब बहू की तारीफ हो रही है तो रमा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हाँ उसका पति बहू की तारीफ कर रहा है, तो उससे रहा नहीं गया और वह तन कर बोली, पूरा अकड़ कर बोली। क्या बोलती है? मैं ही चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं ही यहाँ पे नौकर बनने के लिए आई हूँ, और मेरे बाप दादे तो जमींदार थे, और मैं तो मायके में मतलब मेरे बाप दादा जो थे वो जमींदार थे। हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी बाड़ी सब कुछ था, मतलब हर तरह की सुख सुविधा थी, हर तरह की मतलब ऐशो आराम थी। लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ, मुझे यहाँ क्या मिल रहा है? तो उसको भी अब आ रही थी ना इरिटेशन, पूरी भड़ास अपनी अब वो निकाल रही है, पूरा गुस्सा जो है वो आप अपने पति के ऊपर निकाल रही है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हेलो राधे, 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 राधे आप कहाँ हो? आवाज आ रही है मेरी? वाई डोंट यू रिप्लाई बेटा? हेलो मैम। हाँ आपको ही बोल रही हूँ बच्चा। यस मैम, आई हैव नेटवर्क इश्यू सो आई कैन स्पीक। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। भूमिका, भूमिका, भूमिका बेटा, यस बेटा रीड करो। बात बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव के साथ मैं बैठक में आ गया। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट तो पी लो। नहीं, नहीं मत कहो, वरना मुझे दुख होगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया। राव ने एश ट्रे लाकर टिपाई पर रखा। मेरी उत्सुकता जागी। वह चांदी का बना था, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था। इस किस्म का एश ट्रे मैंने पहली बार देखा था। मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा? राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया। फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। दोस्त, मैं तुमसे क्यों छिपाऊं? यह एश ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। तुम जानते हो, हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम भूलकर भी दहेज न लेंगे। यह भी जानते हो, हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश की
सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। मेरी श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छप गए। विवाह में ओके बेटा, बात को बढ़ते हुए देखकर वेंकटेश्वर राव के साथ बैठक में आ गया। अब वो वहां पर नहीं रुके और सीधे वापिस आप ड्राइंग रूम में आ गए। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, वेंकटेश्वर राव ने उसको सिगरेट ऑफर की और आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, मुझे इस बात का पता है तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट को पी लो, तो पर तुम्हें मेरी कसम है तुम एक सिगरेट तो पी ही लो। पर यस, नहीं मत कहो वरना मुझे दुख लगेगा। न तुम इस बात के लिए ना मत करना, सिगरेट पीने के लिए मना ना करना, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत ही दुख होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। अब लेखक को भी उस समय पर राव को अप्रसन्न करना, उसे मतलब नाखुश करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए मैं सोचने लगा, उसने सिगरेट जलाई और कश लेने लगा, और ऐसे में सोचने लगा कि यार मैं तो बिना बात के ही यहाँ तो राव के घर में बिना बात के ही तनाव आ गया, बिना बात के ही ये सारा क्लेश पड़ गया। राव ने एस्ट्रे लाकर टिपाई पर रख दिया। राव एस्ट्रे लाया और वहीं टेबल पर उसको जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहीं उस पर रख दिया। मेरी उत्सुकता जगी। अब लेखक बड़ा मतलब जब उस एस्ट्रे को देखता ना तो उस एस्ट्रे को देखकर उसके दिमाग में कुछ आता है, क्योंकि वह चांदी का बना था, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था और वो उल्टे पैर की जूते की शेप का था। इस किस्म का एस्ट्रे मैंने पहली बार देखा था और इस टाइप का एस्ट्रे जो था लेखक ने पहली बार देखा था। मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा? अब लेखक को उत्सुकता बढ़ रही थी, जिज्ञासा बढ़ रही थी उसकी जानने के लिए कि ये क्या है और कहाँ से आया है। राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया, जैसे मतलब कोई ये होते ना दार्शनिक जो आगे की सोचते हैं या फिर भविष्य को देखते हैं, ऐसे लोग। तो वो दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया, पूरी तरह से सीरियस हो गया। फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। फीकी सी मुस्कान, बिल्कुल बेकार, मतलब बिल्कुल ये बनावटी बोल सकते हैं उसको, फीकी मुस्कान जिसमें कोई ये सच नहीं होता, वो झूठी वाली मुस्कान। तो उसने फीकी सी मुस्कान ली जो उसके चेहरे पर आ गई। दोस्त, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं, मैं तुमसे क्यों इस बात को छुपाऊं? ये ऐसे मेरे चौथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। ये ऐसे जो है वो मेरे चौथे मतलब ऐसे आदर्श जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं ना, जिसको हम सिर्फ आदर्श मनाते हैं लेकिन उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसका उपहास करने वाले एक बहुत ही ना भुलाने जैसे चिन्ह जैसा है। ये मुझे बार बार उस घटना की याद दिलाने वाला है। तुम जानते हो, हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी, और ये शपथ क्या थी कि हम भूल कर भी, शपथ होती है ओथ, ठीक है, ओथ को कहा जाता है शपथ, तो हम भूलकर भी दहेज ना लेंगे। हमने इस बात की शपथ ली थी, इस बात की ओथ ली थी। और ये भी जानती हो कि हमने अपने अपने विवाह पर दहेज नहीं लिया था और इसका पूरी तरह से पालन भी किया था। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न आया, जब उसके विवाह की बात चली, तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। तब मैंने उस समय पर अपने एक मित्र की कन्या के साथ बिना किसी दहेज के अपने पुत्र का रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया, मेरी मिसेज को वो रिश्ता अच्छा नहीं लगा। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई।
और भी कई लोग आए, और भी कई तरह के रिश्ते आए। कई लड़कियों के पिता जो थे हमारे घर की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा यानी हमारे घर के चक्कर काट चुके थे, किंतु देवी रमा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आया। देवी रमा को उन भक्तों की दक्षिणा यानी इनडायरेक्ट रूप में वो कहना चाह रहे हैं कि वो दहेज में जो दे रहे थे वो बिल्कुल भी उसे नहीं पसंद आया, कि उसको बिल्कुल भी कम लगा। वो सब कुछ जितना भी वो दे रहे थे उसमें वो प्रसन्न नहीं थी। आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया, रमा ये सीमा वाला रिश्ता ना, आखिर मैंने ये रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छप गए। तो मेरी पत्नी ने उसे देखा, उसे पसंद किया और उसी तरह से सारे निमंत्रण पत्र भी छप गए। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे और शादी में सिर्फ 15 दिन ही बाकी थे। रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई ऑफिसर हैं और उन्होंने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा। उसके पिता जो थे सरकारी नौकरी में थे, सिविल सप्लाई में ऑफिसर थे। तो रमा को लगा था कि ऐसी सरकारी नौकरी किसी की है तो उसने खूब कमाई की होगी, खूब रिश्वत ली होगी, जिसे ढेर सारा धन कमा लिया होगा। बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी और हमें बिना मांगे बिना कुछ बोले ही हजारों रुपयों की दक्षिणा जो है वो मिल जाएगी, मतलब हजारों का दहेज मिल जाएगा। आखिर ना मालूम कैसे उसके कानों में यह भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष है और ईमानदार है। और पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन रमा को इस बात का पता चल गया कि सीमा के पिता जो थे वो बड़े ही भद्र पुरुष, बड़े ही जेंटलमैन और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी रिश्वत नहीं ली, कभी भी घूस नहीं खाई। इसलिए वो विवाह ठाट से तो करेंगे, विवाह तो बड़ी शान शौकत से करेंगे, पूरे बढ़िया तरीके से करेंगे, किंतु दहेज में एक भी पैसा ना देंगे। लेकिन दहेज के नाम पर वो कुछ भी नहीं देंगे। जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाएं। जब हम किसी को अपनी सुंदर, सुशील और योग्य कन्या, जो मतलब हर तरह से कैपेबल है, वो हर तरह का गुण है जिसके अंदर, ऐसी कन्या किसी को कन्यादान के रूप में देते हैं तो उसके लिए हमें दक्षिणा क्यों देनी पड़े। उनकी ऐसी सोच थी सीमा के पिता की। मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की थी और मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की कभी बात ही नहीं की, दहेज की कभी मांग ही नहीं रखी। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं और मेरी पत्नी रमा जो थी वो मुझे बार बार इस बात के लिए दबाव डाल रही थी, बार बार इस बात के लिए इंसिस्ट कर रही थी कि मैं जाऊं और सीमा के पिता से दहेज की बात जो है वो पक्की कर लूं, दहेज की रकम जो है वो डिसाइड कर लूं, ताकि उनको अच्छी खासी रकम जो है वो दहेज के रूप में मिल जाए। चलिए, ये थोड़ा सा बाकी है, वो हम कल कंप्लीट करते हैं ना। ओके, कि कर लेना कंप्लीट अभी? यस मैम। करने मैम अभी कर नहीं करना ना अभी? कोई भी नहीं कर, कोई भी चलेगा, नहीं करना? रुद्र बोल रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही ना। हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैम अटेंड